Hello, hello everyone. Today we are going to discuss the next topic, that is array. Now, before start that particular topic, we just think about that, or we just talk about that. What is the need of an array? ये टॉपिक सबसे पहले चालू करने के पहले हम ये देखेंगे कि एरे की ज़रूरत क्या है। जैसे हमारे पास सिस्टम डिफाइन यानी प्री डिफाइन कुछ फंक्शंस हैं, उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी फंक्शंस हैं जो यूज़र डिफाइंस भी है, जिसकी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे आपकी नीड रहती है उसके हिसाब से वो रिक्वायर्ड रहते हैं। अब यहाँ पे एरे को हम कैसे डिफाइन करते हैं या फिर उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो सबसे पहले हमें देखना है कि एरे इज नथिंग बट एरे इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप एंड इट इज यूजफुल for or it is useful data structure to store the data elements so that the elements can be stored in a successive memory locations। ये एक डेफिनेशन है इसकी, जिसमें उसका पर्पस भी बताया गया है। पर्पस के साथ या फिर उसके नीड के साथ हम ये देखना चाहेंगे कि why there is a need of a derived data type। we already have integer, then a character, then float, then double, then long डेटा टाइप। ये सारे के सारे डिफाइन पहले से ही हमने यूज किए हुए डेटा टाइप्स है। बट अभी इसमें क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा कि एरे की नीड कहाँ से जनरेट हुई। सबसे पहले इंटीजर हमको पता है कि वो 2 बाइट लेता है, कैरेक्टर पता है 1 बाइट लेता है, फ्लोट पता है हमको 4 बाइट लेता है, डबल एंड लॉन्ग के भी हमको पता है। बट यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम कि when we are using a character, when we put the character, it only accepts a one single character, a single character which stores in a 1 byte। अगर ये एक ही कैरेक्टर लेता है तो अगर किसी का नाम लेना है, अगर किसी सिटी का नाम लेना है, एरिया का नाम लेना है, तो आप कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते हो। और जैसे इंटीजर में अगर हमको एक स्टूडेंट का अगर डेटा कंसिडर करना है, डेटा मीन्स उसके परसेंटेज या फिर मार्क्स कंसिडर करने हैं, सो इट इज इजी टू यूज अ इंटीजर डेटा टाइप। मगर हमको अगर एक क्लास है जिसमें एक क्लास की स्ट्रेंथ, जैसे हमारा सेक्शन है H, तो उसकी अगर स्ट्रेंथ हम देखते हैं तो 57 स्टूडेंट्स हैं, 57 स्टूडेंट्स हैं। हर किसी का एक इंडिविजुअल रोल नंबर है, तो वो आ जाएगा इंटीजर में। तो उसके लिए 57 रोल नंबर्स लगेंगे, 57 वेरिएबल्स लगेंगे, सी के वेरिएबल्स, वो स्टोर करेंगे इंटीजर वैल्यू, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 एंड अप टू सो ऑन रोल नंबर 57। तो टोटल हो गए पहले 57 रोल नंबर्स के लिए 57 वेरिएबल्स। अब उसके बाद उनके नाम आएंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्ट्रिंग यूज करते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई कैरेक्टर यूज करते हैं तो सिंगल कैरेक्टर आ जाएगा, स्ट्रिंग यूज करते हैं तो पूरा नाम आएगा, तो वो भी कैसे आएगा वो भी हमको देखना है। तो अगर हम 57 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं रोल नंबर के लिए, स्ट्रिंग के लिए फिर से 57 और 4 सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, देन फिजिक्स एंड देन मैकेनिक्स। हर सब्जेक्ट के लिए एक स्टूडेंट के लिए 4 मार्क्स रहेंगे उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो एक स्टूडेंट के लिए यानी 57 into 4, सो दैट मच ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड। किसके लिए, किस चीज के लिए? सिर्फ उनके मार्क्स स्टोर करने के लिए या फिर उनके मार्क्स एक्सेप्ट करने के लिए। यानी पहले 57, बाद में 57 और ये 57, टोटल 57 into 6 था, 57 into 6 roughly if you calculate it, 6 it is a 60 if you are considering 60 students and 6 टर्मिनोलॉजीज, जैसे नाम है, रोल नंबर है और 4 सब्जेक्ट के उनके मार्क्स है, तो टोटल 6 पैरामीटर्स हो गए। तो 6 6 36, सो ऑलमोस्ट 350 एंड अबव, 350 एंड अबव वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यानी क्या? ए वेरिएबल, बी वेरिएबल, सी वेरिएबल, डेटा टाइप उसके अलग अलग रहेंगे। कैरेक्टर अगर है तो अगर किसी का नाम है तो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर रह सकता है। किसी के परसेंटेज होंगे, किसी के मार्क्स होंगे तो उसमें भी वेरिएशन रह सकता है। मार्क्स अगर है तो इंटीजर में आएंगे, परसेंटेज अगर है तो फ्लोट में आएगा, ठीक है। या फिर डबल या लॉन्ग में भी हो सकते हैं। जैसे सीईटी का स्कोर हमने देखा था
उसकी जो वैल्यू थी वो फ्लोटिंग पॉइंट में थी, बट फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्ट्स द ओनली 4 बाइट, वेयर एज डबल एक्सेप्ट्स द 8 बाइट, और लॉन्ग जो है वो फिर से 4 बाइट एक्सेप्ट करता है। बट लॉन्ग यानी क्या, जो इंटीजर नंबर लॉन्ग डेटा टाइप रिक्वायर्स अ 4 बाइट। नाउ व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट दैट मच ऑफ वेरिएबल्स, 350 प्लस वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड। और ऐसे केस में क्या होगा कि इतने सारे वेरिएबल्स को हैंडल करना प्रोग्रामर के लिए भी और प्रोग्राम के लिए भी बहुत टीडियस टास्क रह सकता है और डिफिकल्ट हो सकता है कि कौन से स्टूडेंट का डेटा कौन से वेरिएबल से हमको एक्सेस करना है, अपडेट करना है। तो उसके ऊपर एक सॉल्यूशन है। द सॉल्यूशन इज वी हमारे पास क्या है, हमारे पास बच्चों का जो डेटा है, स्टूडेंट का जो डेटा है वो क्या है, रोल नंबर्स है, नेम है, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और टोटल वो डेटा है 57 स्टूडेंट्स का, तो 57 मल्टीप्लाइड बाय दैट मच। तो हम क्या करेंगे, नेम का एक एरे बनाएंगे, बाद में रोल नंबर का एक एरे बनाएंगे, मार्क्स जो है 4 सब्जेक्ट के उसके एरे बनाएंगे। यानी क्या, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स, रोल नंबर और एक नेम, ऐसे 6 वेरिएबल्स, एरे वेरिएबल्स जो है वो हम बनाएंगे। और उसके वजह से पूरे के पूरे क्लास का डेटा हम एक ही प्रोग्राम से एक्सेस कर भी सकते हैं, एक ही जगह पे रख भी सकते हैं और उसको इजीली मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो कैसे किया जाता है वो एरे से, वो हम सबसे पहले देखने वाले हैं यहाँ पे। ये तो बेसिक था उसका कि एरे की जरूरत किस लिए है। अब जैसे कि एरे की जरूरत हमको पता चल गई, उसमें एक और चीज ऐड करनी है। जब कभी आपको डेटा कैरेक्टर डेटा हो या फिर इंटीजर डेटा हो, तो कैरेक्टर डेटा अगर आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एरे लिखा है, अगर कैरेक्टर डेटा अगर कंसिडर करो तो जैसे हमने ये भी देखा था इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में, पुट कैर गेट कैर, पुट ch गेट ch। तो ये पुट कैर गेट कैर पुट ch गेट ch जो है वो हमेशा डील करता है एक सिंगल कैरेक्टर के ऊपर। बट अगर उस कैरेक्टर के साथ कुछ और कैरेक्टर ज्वाइन करने के बाद आपको अगर एक वर्ड बनाना है या फिर स्ट्रिंग बनानी है, तो उसके लिए पुट कैर गेट कैर अवेलेबल नहीं है, वो पूरे के पूरे स्ट्रिंग के जो अल्फाबेट्स है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके लिए फिर आपको क्या लगेगा, सीक्वेंशियल स्टोरेज और स्टोर्ड कैरेक्टर। सीक्वेंशियल स्टोर यानी क्या, पहले ए स्टोर हुआ, उसके बाद आर, फिर से आर, फिर से ए, फिर से वाई, और इनकी जो मेमोरी लोकेशन है वो एक एक से बढ़ जाएंगी। जैसे इसकी अगर मेमोरी लोकेशन है 4010, ये फॉर एग्जांपल है, तो उसके बाद 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 4011, उसके बाद 4012, उसके बाद 4013 और लास्ट वन इज 4014। क्यों एक से इंक्रीमेंट हुई, क्योंकि कैरेक्टर जो है, ये जो कैरेक्टर है उसकी रिक्वायरमेंट है 1 बाइट। तो ये इसके हिसाब से उसके एड्रेसेस हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी 2 चीजें हमने देखी है कि एरे की जरूरत किस लिए है, उसको यानी वेरिएबल्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड अगर रहते हैं तो एक ही डेटा टाइप है जैसे इंटीजर या फिर कैरेक्टर, तो सारे के सारे जो वेरिएबल्स है, इतने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए, उसमें सब डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी में एलोकेट होगा। ये एक पहला उसका एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है कि कोई अगर आपको स्ट्रिंग लेनी है तो उस केस में हर एक वर्ड या फिर हर एक लेटर अल्फाबेट्स कॉन्जिक्यूटिवली एक्सेस अगर होता है तो वो रीड भी कॉन्जिक्यूटिवली होगा, जिसकी वजह से वो टोटल पूरा का पूरा एक वर्ड बन सकता है, जिससे मेमोरी बचेगी, मेमोरी एग्जीक्यूशन बचेगा। अगर हमने ये एरे कोई एक जगह पे रखा, ए उसमें क्या एरे का ए एक जगह पे रखा, आर दूसरी जगह पे रखा, दूसरा आर तीसरी जगह पे रखा, ऐसे अलग अलग जगहों पे अगर हम ये अल्फाबेट्स अगर रखते हैं तो इनको कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। तो एक सिंगल वर्ड बनाने के लिए प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगेगा, तो एरे में वो बच जाएगा। और एक बात है जो एडवांटेज में हम देख सकते हैं कि इसमें से कोई भी एक कैरेक्टर अगर मुझे फाइंड आउट करना है, रिप्लेस करना है, अपडेट करना है, जैसे हम वर्ड में करते हैं ना, हम राइट क्लिक करके सर्च में जाते हैं या फिर कंट्रोल F करते हैं फाइंड, तो कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज आप फाइंड कर सकते हो, उसके सिमिलर भी फाइंड कर सकते हो और रिप्लेस भी कर सकते हो। तो इस केस में
कुछ हद तक एरे के कंसेप्ट यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि रिपीटेशन कौन से अल्फाबेट का हुआ है, तो जहाँ पे डबल आर का रिपीटेशन हुआ है तो ये मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एरे। अब हम देखेंगे कि ये तो उसके एप्लीकेशन हो गए। अब हम देखेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरे? एरे इज नथिंग बट द डिराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एरे इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप and a useful data structure to store the data elements in a consecutive memory allocation. Okay, when we need to process collected data or collection of a data related to that particular data items, such as a addition of a 20 numbers, set of a marks scored by the students. ये कुछ उसके examples हैं। तो definition क्या बोलती है? collection of, यानी ये अगर memory location है, इसमें ये उसके कुछ portions हैं, तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ, जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे ARRAY, तो ये कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। यहाँ पे जो हम डेटा टाइप यूज कर रहे हैं वो कैरेक्टर का है। अगर यहाँ पे यूज करेंगे 1 2 3 4 चार लोगों की एज चाहिए, किसी का होगा 25, 26, 25, 18, 30, तो ये अलग अलग एजेस है ऑफ अ डिफरेंट पर्सन। तो उस केस में क्या होगा? एज हर किसी का इंटीजर में रहेगा। ये जो एरे हमने लिखा है ये कैरेक्टर में रहेगा। तो ये जो डेटा हमने उस मेमोरी में अलोकेट किया है उसका डेटा टाइप सिमिलर है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स शुड बी कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरे एंड दे आर स्टोर्ड इनटू द मेमोरी इन अ कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन। जिनका डेटा टाइप एक है सभी एलिमेंट्स का, वो हम कलेक्ट करेंगे एरे में और उनको हम वन बाय वन मेमोरी में स्टोर करेंगे। ये उसकी होगी डेफिनेशन। अब ये एरे को अगर यूज करना है तो इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। ओके, सो दिस पर्टिकुलर एरे it is having one particular syntax. Okay, so syntax what it says: storage class space data type space array variable in square bracket size. Now generally when we are using in normal cases we just use similar type of a syntax, that is data type array variable and size. Okay, we don't require a storage class. But when we are talking about that the storage class, there are the several types of storage class. We will see that storage class at the end of that particular topic. But before that मैं कुछ स्टोरेज क्लास के नाम आपको बता देना चाहूँगा। ऑटो स्टोरेज क्लास है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है और 2-3 है उसमें। तो उसके हिसाब से यानी जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो जिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे, तो उसका डेटा टाइप और कहाँ पे स्टोर कर रहे हो उसके हिसाब से हम स्टोरेज क्लास डिफाइन करते हैं। तो एक जनरल सिंटैक्स जो हम बोलते हैं एरे का, तो उसमें डेटा टाइप एंड एरे वेरिएबल ये रिक्वायर्ड रहता है। जनरली वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास ही कंसिडर किया जाता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं रहती है, तो वो ऑटोमेटिक ही रहता है। सो डेटा टाइप एरे वेरिएबल एंड साइज, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे डेटा टाइप दैट वी नो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। सो इंटीजर मार्क्स, अभी ये जो मार्क्स हैं ये मार्क्स इज नथिंग बट द एरे वेरिएबल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने की है या फिर ध्यान देने की है कि एरे वेरिएबल को आप कभी इंक्लूड या फिर आप उसको फ्लोट या फिर उसको कोई भी डू या फिर वाइल, ये जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं जो हमने इसके पहले देखे हुए हैं, उस रिजर्व कीवर्ड्स के जैसा नाम आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एरे ये डिराइव्ड डेटा टाइप है। पहले आपको एरे को इनिशियलाइज करना पड़ता है या फिर डिक्लेयर करना पड़ता है। पहले डिक्लेयर करो, फिर उसको इनिशियलाइज करो और फिर उसको एक्सेस करो। जैसे आप प्रिंटफ देखते हो, स्कैनफ देखते हो या फिर कोई एक आधा फंक्शन देखते हो जो कैलकुलेट करता है स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट या फिर एक्सपोनेंशियल वैल्यू, तो ये सारे जो सारे फंक्शंस है वो किसी तो भी एक हेडर फाइल में पहले से डिफाइन होते हैं। वो हेडर फाइल जब भी आप यूज करोगे तब ये फंक्शंस आप इन्वोक कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे हमने देखा है कि कुछ डेटा अगर प्रिंट करना है या फिर रीड करना है तो उसके लिए हम स्कैनफ, प्रिंटफ यूज करते हैं। तो उसके लिए स्टैंडर्ड हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हम यूज करते हैं stdir.h।
अगर कंसोल आउटपुट है तो conio.h हम यूज करते हैं, iostream.h हम यूज करते हैं, या फिर अगर मैथमेटिक्स के रिलेटेड कुछ फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना है तो math.h हम हेडर फाइल यूज करते हैं। बट एरे डिराइव्ड डेटा टाइप होने की वजह से उसका डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड उसका एक्सेस ये पूरा का पूरा हमें ही करना पड़ता है। सिस्टम सिर्फ उसको सपोर्टेड जो भी चीजें रहती है यानी सपोर्टिंग मेमोरी जो रहती है वो अलोकेट करके देती है कंपाइलर टाइम में। तो अब यहाँ पे डेटा टाइप एरे वेरिएबल साइज, साइज क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पे इंटीजर मार्क्स 5, तो 5 क्या है, तो 5 उसकी साइज दी गई है कि 5 मार्क्स, अलग अलग प्रकार के मार्क्स आप उसमें स्टोर कर सकते हो। कैरेक्टर नेम 20, तो यहाँ पे जो अब जब हम 5 देते हैं तो मेमोरी लोकेशन में 5 स्पेसेस, 5 लोकेशंस वो इंटीजर टाइप से स्टोर हो जाती है, यानी उसकी जो साइज रहती है वो 5 रहती है। बाद में कैरेक्टर नेम 20, फ्लोट परसेंटेज 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखने लायक चीज ये है कि ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स है जिसको हम एरे वेरिएबल्स बोलते हैं ये नॉर्मल सी वेरिएबल की जैसे ही है, ठीक है, बट उसके सामने हमने डेटा टाइप यूज किया है और उसके बाद में हमने साइज यूज की है। तो उसके रिलेटेड हम और एक डिक्लेरेशन का पार्ट देखेंगे कि एरे अगर हमको डिक्लेयर करना है तो और किस प्रकार से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ये तो हो गया सिंटैक्स, बट उसका एक और भी वे है डिक्लेरेशन का। जैसे अब एक एग्जांपल है इंटीजर मार्क्स, इसके पहले हमने जो देखा है 5 इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ पे कुछ मार्क्स लिखेंगे हम 20, 25, 30, 21, 22, ओके। तो ये जो इंटीजर मार्क्स ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, इनसाइड दैट देयर इज अ साइज। अब ये मार्क्स जो है इसकी साइज 5 है, इसलिए वो 5 वैल्यूज स्टोर करेगा, छठवीं वैल्यू वो स्टोर नहीं करेगा। और वो वैल्यूज भी स्टोर करते टाइम ये जो है ये मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, total 5. So it means that array always starts from 0th position. 0 से स्टार्ट होता है array मेमोरी लोकेशन में। तो जैसे ही 0 से स्टार्ट होगा ये 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है, इंडेक्स है। जैसे कोई भी बुक में इंडेक्सिंग रहता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, उसके अंदर फिर सब पार्ट्स, उसके अंदर भी कुछ सब पार्ट्स रहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी एरे में इंडेक्सिंग रहता है 0, 1, 2, 3, 4। तो 5 अगर एरे की साइज है तो वो स्टार्ट होगी 0 से लेके तो 4 तक। सो 0 ऐड अगर हो गया उसमें तो 1, 2, 3, 4 ये 4 और 0 यानी 5, टोटल 5 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका अलोकेशन ये ऐसा रहेगा 30, 21 एंड 22, यानी मार्क्स ऑफ 0, ये जो एरे है उसकी 0th पोजीशन इंडेक्स वैल्यू 0 है, वहां पे 20 स्टोर होगा। मार्क्स ऑफ 1 25, मार्क्स ऑफ 2 30 एंड सो ऑन, मार्क्स ऑफ 4 22। ये सारे के सारे नंबर जो है उस एरे में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल। इसके बाद हम एक कैरेक्टर का भी एक एग्जांपल देखेंगे। इंटीजर में तो आपको सिर्फ नंबर देने हैं, कॉमा से सेपरेट रहेंगे वो, जितनी साइज एरे में डिफाइन की गई है ब्रैकेट्स में उतने साइज के नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा। उसके और अगर ज्यादा देते हैं तो उसमें एक एरर आएगी, एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स। ये जो हमें बता रहा हूँ यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 ये है इंडेक्स। तो एरर क्या आएगी, एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स वैल्यू। ऐसे भी एरर आ सकती है कि अगर आपने एरे डिक्लेयर कर दिया 5 का, उसकी साइज है 5, इसका मतलब है आपने 5 ही नंबर उसमें देने चाहिए थे, मगर गलती से अगर छठवां नंबर दे दिया किसी ने तो फिर वो एरर देगा। तो अभी हम दूसरा एग्जांपल देखने वाले हैं कैरेक्टर रिलेटेड, कैरेक्टर नेम, जिसकी भी साइज हमने क्या रखी है, 5 ही रखी है। अब इसमें हम कैरेक्टर्स यहाँ पे देने वाले हैं जो कि एरे है। सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल अगर यूज करते हैं कैरेक्टर नेम इक्वल टू,
तो उस केस में सिर्फ जो पहला लेटर है, अल्फाबेट है, वही यूज होता था या फिर वही एक्सेस होता था। बट अगर यहाँ पे क्या होगा, एरे यूज करने की वजह से पूरे के पूरे पांचों के पांचों कैरेक्टर्स यूज हो जाएंगे, वो आ जाएंगे मेमोरी में, एरे में आ जाएंगे, जिसकी वजह से एक पूरा का पूरा वर्ड बन जाएगा। तो वो हम कैसे लिखते हैं, जब भी सिंगल कैरेक्टर रहता है तो वो सिंगल कोड से हम डिनोट करते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, डबल कोट्स में। ये एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग। तो सिंगल कैरेक्टर के लिए हम लिखेंगे सिंगल कोट, और पूरा कैरेक्टर का एक स्ट्रीम है जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, अगर स्ट्रिंग है तो उसके लिए हम बोलेंगे डबल कोट्स। तो अब यहाँ पे ये हो गया कैरेक्टर नेम एरे, ठीक है। अब उसके बाद एक मैपिंग देखेंगे हम, मेमोरी मैपिंग, कि एक इंटीजर एरे है जिसमें हमने कुछ वैल्यूज दी है 5, 12, 18, 72 एंड 49। इसके पहले भी हमने वही देखा था, बट यहाँ पे मैपिंग कैसे हो रहा, a of 0, 0 is what, index value, first index value, a of 1, a of 2, a of 3, a of 4, ये टोटल 5 इंडेक्सेस है जिसमें ये 5 नंबर्स स्टोर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेमोरी में मैप कैसे होता है, जैसे अगर ये एक एरे है जिसका नाम है a, तो a of 0 पे पहला वेरिएबल, पहला जो भी डेटा रहेगा, वैल्यू रहेगी, वो स्टोर होगी। a of 1 पे, a of 2 पे, a of 3 पे और a of 4 पे 49 स्टोर हो जाएगी। अब इसमें जब भी आप उस एरे को एक्सेस करते हो, उसका जो पहला एलिमेंट रहता है दैट इज a of 0, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेस एड्रेस। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस, यानी जहां से स्टार्ट होने वाला है एरे उसको हम बोलेंगे बेस एड्रेस। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द इनिशियलाइजेशन ऑफ अ एरे। यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर रहे हैं हम, डिक्लेयर भी कर रहे हैं, यानी दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हम देख रहे हैं। वैसे एक नॉर्मली अगर एरे इनिशियलाइज करना है तो यहाँ पे इंटीजर नेम 20, ये हो गया यहाँ पे एरे डिक्लेरेशन, ठीक है, विथ साइज 20। मगर अब इस तरीके से अगर 20 नंबर्स हम उसको दे देते हैं या फिर यूजर से भी लेते हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। जैसे हमने सम ऑफ n नंबर्स या फिर जैसे हमने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ये प्रोग्राम देखे, तो कुछ कुछ जगहों पे हमने क्या किया, a और b वैल्यूज जो हमने खुद दी, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, 10 प्लस 20, c इक्वल टू a प्लस b 30, ये भी हम कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं प्रिंटफ में, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, फिर यूजर a और b की वैल्यू डालेगा, स्कैनर से हम उसको रीड करेंगे और c में वो वैल्यूज और ऐड करके c को हम प्रिंट कर देंगे। ये भी एक प्रोग्राम रह सकता है जिसमें वैल्यूज यूजर देगा। तो यहाँ पे भी वैसे होगा, ये जो वैल्यूज है ये यूजर के लिए हमने पहले से दे के रखी है, यानी प्रोग्राम में हमने पहले से दे के रखी है। बट यहाँ पे जब हम इंटीजर नेम 20 यूज कर रहे हैं तो 20 एलिमेंट्स जिसका टाइप, सॉरी, इंटीजर मार्क्स, इंटीजर मार्क्स 20 है, तो मार्क्स जो रहेंगे, ठीक है, तो अलग अलग स्टूडेंट्स के 20, टोटल 20, 0 से लेके तो 19 तक, बिकॉज वी नो दैट एरे इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम n। अगर हम कंसिडर करते हैं n से स्टार्ट होता है तो वो एंड होगा n-1, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, 20, 20-1, यानी ये चालू हो रहा है यहाँ पे 20-1 दैट इज 19, ठीक है। तो यानी 0 से स्टार्ट होगा, 19 तक हो जाएगा, टोटल एलिमेंट्स वो होंगे आपके 19 प्लस 0, टोटल 20 एलिमेंट्स वो वहां पे स्टोर होंगे। तो अगर हम इंटीजर मार्क्स 20 अगर लिखते हैं तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन, ठीक है। और यूजर से ये 20 एलिमेंट्स अगर हम लेते हैं या फिर हम खुद देते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन। तो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन के ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है एरे में, ठीक है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एरे के रिलेटेड देखेंगे। जैसे पहला पॉइंट है साइज, ठीक है। तो कुछ डेटा मैंने कलेक्ट किया है बुक से, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और अ कैपेसिटी टू स्टोर द एलिमेंट इन द एरे, इट इज ऑलवेज शोन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे हमने यहाँ पे देखा है, इसको हम बोलते हैं साइज। तो इनका बोलना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स उसमें रहेंगे वो यहाँ पे से इंडिकेट होता है, प्लस ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटी कितनी है उसकी, 20 के ऊपर की नहीं है, 21
वह एलिमेंट अगर रहेगा तो वो उसमें स्टोर नहीं होगा, 20 से कम स्टोर हो जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं साइज, जो हमेशा ये ब्रैकेट में हम लिखने वाले हैं, उसको इंडिकेट करने वाले हैं। उसके बाद आता है टाइप, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है इंटीजर, सो इट रेफर्स टू अ डेटा टाइप दैट इज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, स्ट्रिंग, एनीथिंग। सो इट इंस्ट्रक्ट्स द कंपाइलर टू रिजर्व द मेमोरी अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप। अभी इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मैं मार्क्स 20 लिख रहा हूं, कैपेसिटी जो है उसकी 20 है, ठीक है, बट इंडिविजुअल मार्क्स जो है, एक पर्सन के जो मार्क्स है उसका जो डेटा टाइप है वो रहेगा इंटीजर। तो इंटीजर अगर रहेगा तो 2 बाइट, यानी यहाँ पे मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 0, ये जब मैं बोलूंगा तो ये एक एलिमेंट है उस एरे का जिसका इंडेक्स वैल्यू 0 है, इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, 2 बाइट, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप का है। उसके बाद मार्क्स ऑफ 1 लिखूंगा तब भी उसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो 2 बाइट। ऑन दैट पर्टिकुलर लॉजिक, अगर यहाँ पे 20 एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट को लगने वाले हैं 2 बाइट, तो टोटल 40 बाइट रिक्वायरमेंट इज देयर, 20 इंटू 2, बिकॉज ये इंटीजर है। अगर फ्लोट रहता था तो 20 इंटू 4 बाइट एक वेरिएबल के लिए लगता है फ्लोट में, तो इट इज 80 बाइट मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन द एरे। बट इन नॉर्मल वेरिएबल जब भी हम लिखते थे कि भाई अगर एक इंटीजर वेरिएबल है, एक वेरिएबल है तो 2 बाइट, 10 वेरिएबल है तो 10 इंटू 2, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, 10 लोगों के मार्क्स आप स्टोर करने वाले हो या फिर 20 लोगों के मार्क्स आप स्टोर करने वाले हो, तो ये जो साइज है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगी, और ये जो डेटा टाइप है उसमें के एक सिंगल एलिमेंट को जो मेमोरी रिक्वायर्ड रहेगी वो बताएगी। तो इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि साइज अलग है, डेटा टाइप अलग है, ठीक है। साइज से ये डिफाइन होगा कि कितने मेमोरी शेल्स अलोकेट किए गए हैं, बट उसमें अगर डेटा टाइप बदलता है या फिर चेंज होता है, ठीक है, तो उस केस में रन टाइम में ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये कंपाइल टाइम में पॉसिबल है। कंपाइलेशन के पहले ही आपको उसका डेटा टाइप फिक्स करना पड़ेगा, सो दैट जितनी उसकी साइज है मल्टीप्लाइड बाय कितनी उसको साइज लगेगी, इंटीजर को 2 बाइट लगेगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, फ्लोट को 4 बाइट लगेगी तो 4 बाइट से मल्टीप्लाई कर देगा, और उतनी मेमोरी आपको यानी आपके प्रोग्राम को वो अलोकेट कर देगा कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलेशन टाइम पे। बट रन टाइम पे वो पॉसिबल फिलहाल नहीं है। आगे हम कुछ टॉपिक्स देखने वाले हैं जिसमें कैलॉक मैलॉक वो रहेगा, तो उसमें हम उसको डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद थर्ड रूल है या फिर थर्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट इज बेस एड्रेस, जो यहाँ पे हमने देखा है बेस एड्रेस। सो बेस एड्रेस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज अ स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे, विच इज नथिंग बट द बेस एड्रेस। जहां से एरे स्टार्ट होने वाला है यानी उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 रहने वाली है, दैट इज ए ऑफ 0, दैट इज अ बेस एड्रेस। देन इंडेक्स, जैसे ये हमने देखे 0 1 2 3 4, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि वो कंसेप्ट जो है वो इस एग्जाम्पल के थ्रू और थ्योरी के थ्रू मैच होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले भी बताया उसको और फिर से भी बताने वाला हूँ, सो दैट वो मैच होना चाहिए। इंडेक्स इन एन एरे नम ऑफ एक्स, नम ऑफ एक्स यानी क्या, मार्क्स ऑफ एक्स, मार्क्स ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स बिगिंस फ्रॉम 0 to x minus 1, जैसे अभी मैंने देखा बताया था 0 to x minus 1, ठीक है। तो ये जो 0 है 0 to 0 जो है बेस एड्रेस है यानी स्टार्टिंग वाला, x minus 1 यानी क्या, तो जो भी आपने साइज दी होंगी, फॉर एग्जांपल 20 minus 1 19, तो 0 से लेके तो 19 तक वो रेंज करेगा, उतने उसकी लोकेशंस रहेंगी, साइज रहेंगी, तो टोटल 20 विल बी देयर। So x minus 1 depending on that particular size, this numbering from 0 to x minus 1 is nothing but the index values, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 up to so on 19 तक जब जाएगा वो तब तक के वो उसकी इंडेक्स वैल्यू रहेंगे। लास्ट पार्ट है दैट इज रेंज, द इंडेक्स वैल्यू इन num x varies from a lower bound to the upper bound। अब ये जो टर्म है लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, ये थोड़ी नई टर्म है। जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है
बेस एड्रेस से, तो उसको हम बोलेंगे लोअर बाउंड। और वो रेंज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, लोअर बाउंड टू द अपर बाउंड। अपर बाउंड मीन्स एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, उसकी जो लास्ट पोजीशन रहेगी वो एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज अ अपर बाउंड। सो रेंज रहेगी लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, सो इट इज कॉल्ड एज अ रेंज एंड दैट इज इन बिटवीन द नम ऑफ, that is marks of 20, range from 0 to 19.